नमस्ते बच्चों। आज के हिंदी के इस पीरियड में आप सबका स्वागत है। तो कल हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 1 में कि गांधी जी उस युवक से कहते हैं कि इस आश्रम में रह करके और मनुष्य की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, तब तक जब तक तुम्हारे अंदर यह विश्वास न पैदा हो जाए कि मनुष्य में ही ईश्वर का वास है। हम लोग आज उससे आगे बढ़ते हैं, वाचन करते हैं, शब्दार्थ, देशज विदेशज शब्द, मुहावरे इत्यादि जो भी प्रयोग हुए उस पर भी ध्यान देंगे और आप लोग कठिन शब्दों को लिखते जाइएगा, ठीक है। तो एक दिन आश्रम के उस समय के मंत्री आश्रम में मंत्री हुआ करते थे, कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, विभिन्न पद थे। तो आश्रम के मंत्री छगनलाल जोशी ने कहा कि आश्रम में कोठार लिखा पढ़ी का जो काम होता है उससे क्या बोलते हैं, कोठार के काम में हिसाब में कुछ गड़बड़ी हो गई है। उस दिन शाम की प्रार्थना में, सुबह शाम प्रार्थना होती थी, वंदना होती थी। तो शाम की प्रार्थना में उन्होंने कहा, किसने कहा? गांधी जी ने। छगनलाल भाई ने इस सत्य को छिपा कर रखा, यह बहुत बुरी बात है। हम इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? जहाँ पे अगर कोई बात छिपाई जाए, कहीं झूठ बोला जाए, तो उसे हम सत्याग्रह आश्रम कैसे कहें? छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। छगनलाल जोशी कौन थे? गांधी जी के ही भतीजे थे। गांधी जी आत्मशुद्धि, आत्मा के शुद्धि। अगर मन में कोई मैल आया है, मन में कोई बुराई आई है या कुछ गलती हो गई है और उसके लिए जो पश्चाताप होता है, प्रायश्चित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? आत्मशुद्धि। गांधी जी आत्मशुद्धि के लिए उपवास व्रत, ठीक है, पहले ही बताया हूँ, उपवास व्रत अर्थात उसकी प्रायश्चित के लिए एक एक दिन खाना नहीं खाते थे। तो गांधी जी उपवास की बात करने लगे कि अब हम उपवास रहेंगे। किसी ने यह बताया कि कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए, वह आश्रम के दफ्तर में जमा नहीं किए गए। और एक बात हो गई, कस्तूरबा उनकी पत्नी थी, कस्तूरबा को किसी ने 4 रुपये उपहार में दिए और हो सकता है वहाँ का नियम रहा हो कि जो भी किसी को उपहार मिलेगा वह इस आश्रम में जमा करेगा, ऐसा वहाँ का नियम रहा होगा, सिद्धांत रहा होगा। तो गांधी जी को इस बात का भी बहुत बुरा लगा कि उन्होंने उसे जमा क्यों नहीं किया। वे रात के 3 बजे तक आत्मशुद्धि पर लेख लिखते रहे, ठीक है। उसमें उन्होंने बड़ी सख्ती कड़ाई के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की, ठीक है, उनके द्वारा छिपाई गई बातों को लिखा। हैदराबाद में सरोजनी नायडू, वे भी उनके समकालीन थी, उस समय की थी। तो हैदराबाद में सरोजनी नायडू ने यह लेख पढ़ा और उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपने लेख में अपमान किया है, ठीक है। यह सरोजनी नायडू को बहुत बुरा लगा। उनका कहना था कि भाई ये बात अगर ऐसी हुई थी तो सीधे उनसे कहते, वे जमा कर देती, आइंदा के लिए भी उनको आगाह कर देते, चेतावनी दे देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सीधे लेख में लिख दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांधी जी ने अपनी पत्नी का इस तरह सबके सामने अपमान किया। आश्रम में आकर उन्होंने गांधी जी से अपना गुस्सा व्यक्त किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी ने कहा, सरोजनी देवी, यह नाराज होने की बात नहीं है। सरोजनी नायडू कौन थी? वे भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी।
तो होने की बात नहीं है। मैं इसे बड़ी खुशी का दिन मानता हूँ। क्यों खुशी का दिन मानते हैं? भगवान ने मुझे एक बड़े पाप से बचा लिया। आज मैं अपने नज़दीकी रिश्तेदारों के दोष नहीं बताता तो तब क्या होता? हाँ, कल सारे आश्रम में यह बात फैल जाती और धीरे धीरे भ्रष्टाचार हमारे जीवन को खा जाता। बात तो बहुत अच्छी कि अगर पहली गलती हो उसी को बता दिया जाए तो फिर व्यक्ति कोई आगे गलती नहीं करेगा, और 4-6 गलती कर जाए, एक आध ठो अगर पता चल जाए तो लोग सोच रहे हैं चलो यार हो गया, एक आध ठो मालूम नहीं जाएगा तो क्या करेंगे। तो उन्होंने यह खुशी की बात मानी। गांधी जी छोटी से छोटी भूल के सार्वजनिक प्रायश्चित, सबके सामने प्रायश्चित करने में विश्वास करते थे। इसमें वे पत्नी, पुत्र, मित्र किसी को क्षमा नहीं करते थे। अगर गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित करो, यह उनका मानना था। वो किसी को क्षमा नहीं करते थे, कोई भी हो। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने यह नियम बनाया था कि आश्रम में पैदा होने वाली साग भाजी ही काम में लाई जाएगी, बाहर से नहीं खरीदा जाएगा। ऐसा उनका नियम था। जो पैदा हो रहा है वही लोग खाएंगे, ऐसा नहीं कि अपने स्वाद के लिए बाहर से मंगाया जाए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वाभाविक है, वो आश्रम बहुत बड़े क्षेत्रफल में रहा होगा, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें पैदा होती रही खाने पीने की, जिससे जो लोग आश्रम में रहते थे उनका उससे पेट भरता होगा। बाहर से कोई साग भाजी न मंगाई जाए। उस समय आश्रम के खेत में कद्दू, कुम्हड़ा, कद्दू खूब होते थे, इसलिए रोज़ उसी की सब्जी बनती थी। इस सब्जी को, अब हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कोहड़ा एकदम नहीं पसंद होगा, हाँ, कोहड़ा कद्दू नहीं पसंद होगा, और वह भी उस कद्दू को क्या करते थे, बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर और उबाल कर रख दिया जाता था। उसको बड़े बड़े टुकड़े काटते थे और उबाल कर रख देते थे। न नमक रहता था, न छौंक, न बघार, कुछ नहीं। कोई कैसे खाएगा भाई? आज के समय में जानवर भी सूंघ कर चला जाएगा, नहीं खाएगा। और उबाल कर रख दिया जाता था। उसमें नमक नहीं डाला जाता था। जिसे ज़रूरत होती वह ऊपर से नमक ले सकता था। ऊपर से नमक जिसको ज़रूरत रहती तो उसमें डाल लेता था। हम लोग जब छोटे थे तो उस समय जब गांव वगैरह में कोई भोज होता था, कहीं पे किसी का तिलक है, कहीं पे कोई मर गया है, भंडारा तो पहले होता नहीं था, तो उसमें जो सब्जियां मिलती थी, प्रायः जो है एक सब्जी तो आलू की कोहड़े की होती ही थी, या जो भी सब्जी रहती थी, रसेदार सब्जी हो या आलू कोहड़े की हो, उसमें नमक पहले से नहीं पड़ता था। सब्जी ऐसे ही बना ली जाती थी और बाद में जब नीचे लोग बैठकर खाते थे पत्तल पे, तो उस पर नमक रख दिया जाता था। आवश्यकता अनुसार, स्वादानुसार लोग उसमें नमक डाल लेते थे। वह ऊपर से नमक ले सकता था। आश्रमवासी भाई बहनों की गांधी जी से शिकायत करने की हिम्मत न होती। अब जो लोग वहाँ रहते थे, जैसा देखते गांधी जी खा रहे हैं उसी तरह से वो लोग भी मजबूर होकर के खाते थे। क्या करें, उनसे शिकायत करने की हिम्मत न होती। श्री नरहरि भाई पारीख, श्री नरहरि भाई पारीख की पत्नी ने कद्दू की सब्जी पर एक गीत ही लिख डाला। कद्दू की सब्जी पर उन्होंने गीत लिख डाला। बा ने यह गीत सुना था। बा कौन थी? कस्तूरबा। गांधी जी की पत्नी को, गांधी जी की पत्नी के नाम था कस्तूरबा गांधी, लेकिन उन्हें लोग क्या बुलाते थे? बा के नाम से बुलाते थे। तो बा ने यह गीत सुना तो गांधी जी के पास शिकायत लेकर पहुंची और उन्हें गीत की बात सुनाती हुई बोली, आपकी कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। क्या मुसीबत है? एक बहन को बादी, बादी क्या होता है? जो भोजन नहीं पचता है उसे बादी कहते हैं, ठीक है। और जब बादी हो जाती है, भोजन नहीं पचता, तो बहुत सारी डकारें आती हैं गंदी गंदी, क्योंकि भोजन नहीं पचता है, सड़ता है। पचता नहीं क्या होता है? सड़ता है। तो कद्दू की सब्जी भी अच्छी मुसीबत है। एक बहन को बादी हो गई है, दूसरी के सिर में चक्कर आते हैं, जब गैस बनती है चक्कर आते हैं, और तीसरी के डकारों के मारे, तीसरी डकार ले के परेशान थी। तीसरी को डकार के मारे चैन नहीं है।
कद्दू का साग क्या कभी सिर्फ उबालकर बनाया जाता है? उसमें मेथी का बघार, बघार मतलब छौंकना, तड़का लगाना, उसमें मेथी का बघार लगाना चाहिए। गरम मसाला चाहिए, हाँ बढ़िया, चटपटा हो जाएगा, गरम मसाला पड़ जाएगा तो। मेथी का बघार, गरम मसाला चाहिए, तब तो ठीक रहता है, वरना तो नुकसान करेगा ही। भाई कद्दू की सब्जी है, एक तो स्वाद नहीं, बादी होता ही है, सुपाच्य नहीं होता है, उस पर से न उसमें नमक न उसमें जो है बघार लगा हुआ है, तो नुकसान करेगा ही। अगले दिन प्रार्थना के बाद गांधी जी ने कहा, क्या कहा? हमारे आश्रम में एक नए कवि पैदा हुए हैं। उन्होंने व्यंग किया, उपहास उड़ाया। एक नए कवि पैदा हुए हैं, अब हमें उनकी, जो नए कवि हैं उनकी कविता सुननी चाहिए। इसके बाद गांधी जी ने नरहर भाई की पत्नी मणिबहन, नरहर भाई की पत्नी क्या नाम था? मणिबहन से कद्दू के संबंध में लिखे गए वह गीत को गवाकर सुना। गीत पूरा होने पर गांधी जी ने हंसते हुए कहा, क्या कहा? अच्छा, तुम लोगों की शिकायत मंजूर, मंजूर करना, स्वीकार करना, तुम लोगों की शिकायत मंजूर। जिन्हें बघार लगाकर और मसाला डालकर यह सब्जी खानी हो, वे मुझे अपने नाम लिखा दे। देखिए, अब ऐसा चाल चलेगी, जल्दी कोई आएगा नहीं लिखाने। जिन्हें मसाला डालकर, नमक डाल करके, बघार लगा करके खाना हो, वे मुझे अपने नाम लिखा दें। गांधी जी सोचते थे कि बहनें संकोच के कारण के मारे अपना नाम नहीं लिखाएंगी। तभी बा बीच में ही बोल उठी, इस तरह कोई बहन अपना नाम आपको नहीं बताएगी, ठीक है? हाँ, कोई नहीं देगी। हम सब बहनें मिलकर खुद ही नाम तय कर लेगी, कि हम लोग आपस में नाम तय कर लेंगे कौन कौन मसाला डाल करके खाएगा या बघार लगा कर। गांधी जी बोले, तो ठीक ऐसा ही करो, लेकिन देखना इसमें बच्चों को शामिल मत करना। अब ये देखिए, बच्चे वैसे ही कद्दू नहीं खाते हैं, कुमड़ा नहीं जल्दी खाते हैं, बहुत कम ही बच्चे होंगे जो कुमड़े की सब्जी खाते होंगे, वो भी मसाला वगैरह डाल करके, सादा कौन खाएगा? तो बच्चों को शामिल मत करना। बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद, हाँ ठीक है, बच्चे बिना मसाले की सब्जी पसंद करते हैं ज़रूर, लेकिन क्या है? आलू की भुजिया, भिंडी की भुजिया, लौकी की भुजिया इत्यादि मसाले की सब्जी पसंद करते हैं। बा के पास इसका उत्तर तैयार था। इस तरह बच्चों को बहका बहका कर आप अपने पक्ष में कर लेते हैं। उसके बाद बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त आज्ञा, ठीक है? इजाज़त उर्दू शब्द है, हिंदी क्या होगा इसका? आज्ञा या अनुमति। मसाला खाने की इजाज़त, अनुमति पाली। मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे। बहनें गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही, पंक्ति एक लाइन में बैठकर एक साथ सब लोग भोजन करते थे, जैसे शादी ब्याह पार्टी में लोग बैठ करके। अब तो जो है खड़े खड़े टहल टहल खाते हैं, लेकिन अभी भी गाँव में प्रायः नीचे ज़मीन पर टाट पट्टी पे बैठ के लोग खाना खाते हैं एक पंक्ति में। तो गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी। तो गांधी जी उनको ताना मारना, उलाहना देना, गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे, क्यों, बघार कैसा लगा है? सब्जी चटपटी बनी है ना? यह व्यंग करते थे। बा भी कम नहीं थी, वे गांधी जी से कहती, अब रहने भी दीजिए। हाँ, बहुत व्यंग कर लिए, अब रहने भी दीजिए। आप क्या कुछ कम थे? हर रविवार को मुझसे पूरन पोली पहले ही शब्दार्थ हम लोग देख लिए थे कि महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक प्रकार का मीठा पकवान,
हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले वह खूब बढ़िया से सबसे पहले खा जाने वाले, पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और? गांधी जी कहते, तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी। पोल खोलना मुहावरा है, पोल खोलना हकीकत से वास्ता होना, सही सही बात का पता चलना। इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते। कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते थे। पहले स्वयं सेवा करते थे, उदाहरण देते थे। वे खुद करते फिर कहते, पहले गांधी जी खुद करते फिर कहते। तो गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे, क्या थे? कर्मयोगी थे। अर्थात पहले उस काम को खुद करते थे, फिर दूसरों से करने के लिए कहते थे। ठीक है, अब उसके बाद अभ्यास कार्य है, हम अगले वीडियो में से देखते हैं। ठीक है।